Good morning, everyone. So, today we are going to revise next chapter of the same unit, that is ecology, chapter number second, that is ecosystem. So, in this chapter, what we have done is uh, a quick recap. We have done what is ecosystem, what are the components of the ecosystem, that is abiotic components and biotic components. फूड चेन हमने किया है, फूड वेब किया है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट किए थे. एंड what are the responses of the organism to the abiotic and biotic factors. Then we have study an example of aquatic ecosystem जिसमें हमने pond ecosystem किया था. Flow of energy, that how energy flows from one trophic level to another trophic level, where we have studied about the 10% law. Then we have studied about the productivity. What is productivity? Decomposition and biogeochemical cycles. ये सब कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर किया था. उसी चीज़ों को आज हमने रिवाइज करना है थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स. So the first question that we have is, given below is a diagram where we have given two ecosystem A and ecosystem B. So here in the ecosystem A, only two trophic levels are there. First, these boxes are shown trophic levels. So trophic level A and trophic level B, but where in ecosystem B there are 1, 2 and 3, four trophic levels are there. Now the question is, on the basis of this picture, which one is more stable and why? A और B में से कौन सा इकोसिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और क्यों स्टेबल है वो? सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए. इकोसिस्टम ए जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू इकोसिस्टम बी बिकॉज ऑफ द लो ट्रॉफिक लेवल्स. इसमें सिर्फ दो ट्रॉफिक लेवल्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, दूसरा है. तो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी और आगे एनर्जी लॉस नहीं हो पाएगी. Whereas in ecosystem B there are four trophic levels. So जितनी एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है इस इकोसिस्टम के पास, इस ट्रॉफिक लेवल के पास अवेलेबल है, उसका सिर्फ 10% ऊपर जाएगा. फिर इसके पास जितना 10% है उसका भी 10% इसके पास जाएगा. तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है. सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो ऊपर जाती है. तो इस बेसिस पे ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इकोसिस्टम बी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट कैन नेवर बी इन्वर्टेड. तो अगर हम एनर्जी का पिरामिड ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा पिरामिड होगा. So that would be like this. This is the producers. यहाँ पे plants आएंगे. इन प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स आएंगे. हर्बीवोर्स को खाने वाले कंज्यूमर्स होंगे. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किन के पास प्रेजेंट होगी? प्लांट्स के पास. हाईएस्ट एनर्जी से यहाँ पे 10,000 जूल एनर्जी है. जब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे गया तो एनर्जी कितनी होगी? अब इसका 10% क्या होगा? 1000 जूल. उसके ऊपर गई 100 जूल. ठीक है. फिर ऐसे करते करते अगर और ट्रॉफिक लेवल्स हैं तो कम होती जाएगी. तो एनर्जी जो है वो जब नीचे से ऊपर जाती है तो डिक्रीज़ होती जाती है. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इससे एनर्जी वापस इसमें आ जाए. ये कभी नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल जाती है, ना कि हायर टू लोअर ट्रॉफिक. ये यूनी डायरेक्शनल होती है. इसकी जो मूवमेंट होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है. तो हम कभी भी इसको उल्टे वे में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे यूनी डायरेक्शनल होने की वजह से. तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये ऑलवेज अपराइट होगा, इट कांट बी इन्वर्टेड. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एनर्जी जो है वो
लोअर ट्रैफिक लेवल से हायर ट्रैफिक लेवल में जाते हैं एंड यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कभी भी मूव नहीं कर पाएगी। इसी वजह से ये जो एनर्जी का पिरामिड होता है ये ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होता है, ओह सॉरी अपराइट होता है, इन्वर्टेड ये कभी भी नहीं हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। So question number third, again we have a numerical. So this is a statement of the numerical. The net primary productivity of a terrestrial ecosystem is 1500 kg per meter square per year, and the respiratory loss of the ecosystem is 1200 kg per meter square per year. Calculate the gross primary productivity of the ecosystem. हमारे पास जितनी भी नेट प्रोडक्टिविटी है कि एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसकी नेट प्रोडक्टिविटी हमें कितनी गिवन की गई है 1500, नेट हमें कितना दिया गया है 1500, उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस है वो कितना है 1200 है, लॉस हमारे पास कितना है जो रेस्पिरेशन के थ्रू है 1200। तो हमने इसका निकालना है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी कितनी बची है। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर से वैसे सिंपल यही है कि हम जब नेट में से 1500 में से माइनस कर देंगे 1200 तो हमारे पास जितना आंसर आएगा वही इसका आंसर हुआ क्रॉस। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि ये हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जगह पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल्स टू जी, सिंपल। तो लास्ट में हमने यूनिट ज़रूर लिखने केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना यूनिट लिखे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपका एक नंबर हाफ मार्क्स यहीं पे कट जाएगा। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला सही करके लिखना भी ज़रूरी है, 1 मार्क इसी का ही मिलेगा। और अगर ये न्यूमेरिकल एक ही मार्क्स में आ रहा है तो हाफ नंबर इसका और हाफ कैलकुलेशन के साथ यूनिट का। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टुवर्ड फोर्थ क्वेश्चन, a diagram based question. In an ecosystem a food chain follows the following pattern. एक इकोसिस्टम की बात की गई है, यहाँ पे एक फूड चेन की बात की गई है। तो फूड चेन क्या है? फर्स्ट वी हैव अ ग्रास, इट स्टार्ट विद द ग्रास, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर से शुरू होगा ग्रास, देन दैट ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, दैट इंसेक्ट इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय पीकॉक। सो दिस इज द इकोसिस्टम फूड चेन। अब क्वेश्चन इज if 2000 joule of energy is available at the level of producers, means 2000 जो किलो जाउल एनर्जी है वो सॉरी जाउल एनर्जी है वो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 2000, हाउ मच एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू द पीकॉक। तो यहाँ तक आते आते कितनी एनर्जी बचेगी? तो वी नो कि कितने इकोसिस्टम ट्रॉफिक लेवल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ पे क्या है हमारे पास पीकॉक है। यहाँ पे एनर्जी कितनी है 2000। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी जाएगी। तो 2000 का 10% क्या है 200, 200 का 10% थर्ड पे जाए कितना बचेगा 20, एंड लास्ट पे जाते जाते हमारे पास कितना बचेगा 0.2। तो पीकॉक के पास कितनी एनर्जी बचेगी? सिर्फ 0.2 जूल एनर्जी। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन। ग्रास 2000, इंसेक्ट पे 10% लॉ के अकॉर्डिंग कितनी आएगी 200, फिर स्नेक के पास 10% इसका आएगा 20 जाऊल, एंड पीकॉक के पास कितना आएगा 0.2%।
जॉब। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हमने सिर्फ एक ही लॉ याद रखना है, दैट इज़ 10% लॉ। 10% लॉ के अलावा और कोई चीज़ याद नहीं रखनी, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं याद रखना है हमने। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल हमारे पास एक लॉ के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल उसी के बेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। The GPP, that is gross primary productivity of the Amazon rainforest, is approximately 3000 GC per meter square per year, and the respiration loss is 1800 GC per meter square per year. Calculate the net productivity of this ecosystem. So ये सिंपल सेम न्यूमेरिकल है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया हुआ है, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा। एंड दिस वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ये आपने होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करना है। तो सिंपल कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट सिंपली माइनस होगा और आंसर आएगा, प्लस यूनिट, जो यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है वही आपने आंसर में भी लिखना है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, the question of decomposition. The diagram given below show the process of decomposition in the forest ecosystem. Observe the diagram carefully and answer the question. So this is the diagram. तो इस डायग्राम में बेटा क्या शो किया गया है, ये एक ट्री है जिस पे से लीफ फॉल कर रहे हैं, और ये बिलो द सॉइल कुछ एनिमल्स हैं लाइक सेंटीपीड्स हैं एंड अर्थवॉर्म्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं। और यहाँ पे डीकम्पोजिशन एक्चुअली प्रोसेस शो किया गया है। ये लीफ फॉल कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर आएंगे तो इस जो सॉइल लेयर है यहाँ पे ये डीकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये प्लस रूट स्ट्रक्चर शो किया गया है। अब इस डायग्राम के बेस पे हमने क्वेश्चंस को जो देखना है वो किस तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज मैटर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन दिस इकोसिस्टम, इन द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन की प्रोसेस शो की गई है। तो डीकम्पोजिशन एज वी नो दैट इट इज़ अ ब्रेकडाउन प्रोसेस वेयर अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वन। तो ये चीज़ होना ज़रूरी क्योंकि बिकॉज दिस प्रोसेस enables the complex molecule to break down in a smaller one and that release the nutrients back into the soil. जो सॉइल जो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्टोर्ड हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनिमल्स के लिए या कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के लिए उसको एज इट इज़ यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसलिए क्या है कि पहले उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो टूटना पड़ेगा। तो यही वो प्रोसेस है जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट बैक इनटू सॉइल और एयर जो है भेज देती है। वी नो, हमने जियोकेमिकल साइकिल में पढ़े हैं कि न्यूट्रिएंट्स के दो रिजर्वायर्स होते हैं, या तो वो एयर हो सकता है एटमॉस्फेयर, या वो ज़मीन में होंगे इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, या सॉइल में वो चीज़ रहेगी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स इन्हीं दो जगह से आते हैं और वापस न्यूट्रिएंट्स को वहीं पे जाना है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे? डीकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। Second question is, the forest soil has a higher humus content than the desert soil. Give a reason to justify that statement. डेजर्ट जो सॉइल होती है वहाँ पे ह्यूमस मीन्स कि जो डीकम्पोजिशन हो रहा होता है ना, तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन रहा है जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। अब वी नो कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होते, थोड़े बहुत श्रब वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब ट्री ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं गिरेगा, ठीक है, तो ह्यूमस बनेगा ही नहीं। वेयर एज फॉरेस्ट सॉइल में क्या है कि जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया, ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं सब फॉरेस्ट पे, उनका जो भी ऑर्गेनिक मैटर, लीफ है, कोई भी ब्रांच गिर गई, ये सब चीज़ें वहाँ पे गिरती रहती हैं। तो वो क्या होंगी? अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाएंगी? ह्यूमस में। So the living forms on a desert soil is very less. There hardly any tree in the desert soil, so the humus content will be very less as compared to the forest soil where the number of trees and other living forms are very high in number. So the humus content would be higher in that soil.
Earthworm, third question, earthworm and centipedes play an important role in the decomposition process of ecosystem. At which stage of the decomposition are these organism involved? तो यहाँ पे जैसे शो किए गए अर्थवॉर्म है या सेंटीपीड्स हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो यहाँ पे डेट्रस या ह्यूमस पड़ा होगा सॉइल के अंदर उसको ये खाएंगे, ठीक है, अलोंग विद द सॉइल। अगर हम अर्थवॉर्म की ही बात करें तो अलोंग विद द सॉइल वो खाएंगे उसको। जब वो चीज़ उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, ठीक है, तो वो उसे क्या कर देगी, डाइजेस्ट कर देंगे। और जैसे ही वो उस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, और वो अपने एक्सक्रीशन जो उनके फीसिस बाहर आएंगे, तो उन फीसिस के अंदर वो सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देंगे उस रखेगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अर्थवॉर्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस, एट विच स्टेज ऑफ द डिकम्पोजिशन आर, ये किस स्टेज पे रिक्वायर्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एट द डिकम्पोजिशन स्टेज। डिकम्पोजिशन स्टेज में ये जो ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होंगे और जितने भी ह्यूमस प्रेजेंट होगा उसको ये और डाइजेस्ट करके सिंपलर कंपाउंड्स में जो सॉइल के अंदर है वो मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कीस्टोन स्पीशीज। ये एक सिंपल टर्म है जो कि इस चैप्टर में गिवन की गई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कीस्टोन स्पीशीज, keystone species, the word is coined by Robert Tapin in 1969, अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने इकोसिस्टम में ऑब्जर्व किया कि ऐसे बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं कि अगर वो ख़त्म होगी तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा ड्रामेटिक वे में। सो इट इज़ अ स्पीशीज़, कीस्टोन स्पीशीज़, इट इज़ अ प्लांट और एनिमल। ये सिर्फ एनिमल नहीं हो सकता, ये कोई भी प्लांट हो सकता है और एनिमल हो सकता है, जिसको हम इन जनरल वर्ड कहते हैं स्पीशीज़। कोई भी एक स्पीशीज़ हो सकती है जो उस इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल है उसका। अगर ये ख़त्म हुई तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो ड्रामेटिक वे में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस एक स्पीशीज़ की वजह से ही जो है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है बैलेंस रहता है। फॉर एग्जांपल टाइगर, टाइगर इंडियन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कीटोन स्पीशीज़ का काम करता है। अगर किसी भी एरिया में टाइगर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे, हर्बीवोर्स की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रख रहे हैं। अगर टाइगर ही ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ हर्बीवोर्स है वो बढ़ जाएगा। हर्बीवोर्स का अगर ज़्यादा नंबर बढ़ गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। प्लांट्स को ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे तो प्लांट्स को टाइम नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा जंगल वहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ टाइगर प्ले एज अ कीस्टोन स्पीशीज़ अ क्रूशियल रोल इन अ बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। सो ये मैंने आज क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं सारे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है, और वही न्यूमेरिकल आपने जो है वो सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन। So the question is differentiate between producers and consumers। तो इन दोनों के बीच में आपने डिफरेंस बताना है। ये बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन ये आपने आंसर उस बेसिस पे करना है जो इन्फॉर्मेशन आपके बुक में अवेलेबल है। ये नहीं कि आप
सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल देके इसका काम नहीं, आपने 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखने हैं उस नॉलेज के बेस पे जो आपके अकॉर्डिंग टू 12th बनती है, आपके बुक के अंदर अवेलेबल है। तो 3 पॉइंट्स आपने पूरी बुक में से जितना भी चीज़ें बताई गई हैं इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं, उसके बेस पे आपने 3 डिफरेंसेस इसके लिखने हैं बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। सो टोटली 2 क्वेश्चंस है फॉर होमवर्क। काइंडली सबमिट योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।